झारखंड के दुमका में आज नक्सलियों ने किया बड़ा हमला। इस हमले में पाकुड़ के एसपी समेत 5 पुलिस वाले शहीद हो गए। नक्सलियों ने हमला उस वक्त किया जब दोपहर 3 बजे पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार डीआईजी के साथ एक मीटिंग करके अपनी टीम के साथ वापस लौट रहे थे। एसपी अमरजीत बलिहार का काफिला जैसे ही झारखंड के काठीकुंड के जंगली इलाके में पहुंचा, नक्सलियों ने लैंडमाइन के जरिए बड़ा ब्लास्ट कर दिया और फिर झाड़ियों में छिपे नक्सलियों ने एसपी और उनकी टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एसपी अमरजीत बलिहार, उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड समेत 5 पुलिस वाले मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हमले में नक्सलियों की महिला ब्रिगेड भी शामिल थी। नक्सलियों के लैंडमाइन ब्लास्ट में एसपी के साथ साथ उनके साथ चल रही दूसरी गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। और जब एसपी पाकुड़ लौट रहे थे तो काठीकुंड और गोपी का अंदर के बीच उनकी गाड़ी, एक एस्कॉर्ट पार्टी थी, वही गाड़ी में एम्बुश हुआ है, माओवादियों ने करा है। इसमें अभी तक 5 आदमियों के मारे जाने की सूचना है। सब समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो प्रशासन अभी वहाँ काम कर रहा है, उनको बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कई एक बार प्रशासन को भी इस बात के लिए अवगत कराया था कि वहाँ चीजें थोड़ी बदल रही हैं। इसको लेकर आप इन सब चीजों पर नजर रखें। नक्सली हमले में शहीद हुए एसपी अमरजीत बलिहार 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। हाल ही में उनकी तैनाती पाकुड़ में हुई थी। मुंबई से बीती रात आई चौंका देने वाली खबर। एनआईए और इनकम टैक्स की रेड में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा, करोड़ों की ज्वेलरी और करोड़ों का सोना मिलने की खबर है। इनकम टैक्स और एनआईए ने खुफिया सूचना पर सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन से 150 ब्रीफकेस जब्त किए। इन बैग्स में 200 करोड़ से ज्यादा के कैश मिले हैं। कैश के साथ सोने के गहने और हीरे भी बरामद हुए हैं। पूरा आंकलन लगाने में कल तक का वक्त लग सकता है। नोटों से भरे बैग्स 4 मिनी ट्रकों में भरकर रेलवे स्टेशन लाए गए थे। इन बैग्स और ब्रीफकेस को गुजरात मेल से भेजा जा रहा था, लेकिन अभी ये पता नहीं लग पाया है कि रकम गुजरात में कहां भेजी जा रही थी। इस मामले से जुड़े 47 लोगों को आयकर विभाग ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए 47 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन ट्रकों की जानकारी एनआईए को मिली थी। खुफिया जानकारी के बाद आयकर विभाग और एनआईए ने छापा मारकर ट्रक को जब्त कर लिया। पूरे कैश को करीब 150 ब्रीफकेस में भरकर छोटे ट्रकों में रखा गया था। आयकर विभाग के हेड ऑफिस सिंधिया हाउस में कैश की गिनती कल रात से चल रही है। छापे में मिली ज्वेलरी और सोने समेत कीमती गहनों की कीमत का आंकलन किया जा रहा है। पैसों को गिनने के लिए 4 करेंसी मशीन लगाया गया है। पुलिस को शक है कि ये पैसा हवाला कारोबार के जरिए भेजा जा रहा था। रेल घूसकांड में आज सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल का नाम नहीं है, जबकि पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला, संदीप गोयल, अजय गर्ग और मंजुनाथ समेत 10 लोगों के नाम हैं। चार्जशीट में पवन बंसल और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भंडारी का नाम नहीं है। गौरतलब है कि रेलवे घूसकांड में पवन बंसल के भांजे का नाम आने के बाद दबाव में पवन बंसल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई ने इस मामले में पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। सीबीआई चीफ ने ही जांच से पहले पवन बंसल जी को क्लीन चिट दिया था और सीबीआई की ये आदत रही है कि वो कांग्रेसियों को बचाती है और विपक्षियों को फंसाती है। सीबीआई की चार्जशीट में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल का नाम नहीं होने से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। जेट एयरवेज और एतिहाद के बीच हुए समझौते पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार के अंदर ही इस सौदे को लेकर गंभीर मतभेद उभर कर सामने आने शुरू हो गए हैं। खबर है कि पीएमओ ने पूरे सौदे पर कैबिनेट में चर्चा कराने को कहा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने सौदे पर बड़ी चिंता जताई है। मंत्रियों के समूह का मानना है कि ये सौदा जेट एयरवेज से ज्यादा एतिहाद के पक्ष में है। गल्फ की एयरलाइन कंपनी एतिहाद ने 2058 करोड़ में एयरवेज को 24% शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा है। विमान मंत्री अजीत सिंह ने आज इस डील का समर्थन और बचाव किया है। जहाँ तक जेट और एतिहाद डील का है, वो तो अभी रेगुलेटरी प्रोसेस से चल रहा है। वो कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी है, इसलिए वो जेट एतिहाद को अपने एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे उनका समाधान हो सके। हालांकि बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने भी इस डील पर सवाल उठाए। ऐलान पहले और कमीशन का इंतजाम बाद में, वो पूरी तरह से अब जेट इत्तेहाद जो डील हुई है उसमें भी दाल में कुछ काला है। इत्तेहाद की कौन सी शक्तियां लगी हैं, इत्तेहाद के अंदर वो कौन सी शक्तियां हैं जो भारत के जेट में निवेश कर रही है, ये भी जानना चाहिए। नहीं, ये तो राष्ट्र विरोधी परियोजना है। इसमें रिश्वत भी कई बांटे जा सकते हैं। विमान मंत्री अजीत सिंह का कहना है कि ये डील एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
लेकिन वित्त मंत्रालय की आपत्तियों के बाद इस डील पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दूध में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से दूध में मिलावट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। देश भर में धड़ल्ले से बिक रहे मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वो उस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाए। कोर्ट ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली समेत तकरीबन पूरे देश में नकली दूध का कारोबार तेजी से पनप रहा है, जिसके इस्तेमाल से लोग हर साल लाखों की तादाद में बीमार होते हैं। होली और दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर इक्का दुक्का कार्रवाई को छोड़ दें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें जागेंगी और देश की जनता को शुद्ध दूध नसीब होगा। पहले भी कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा था, लेकिन राज्य सरकारों ने जवाब नहीं भेजा। मामले पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। नकली मावा बना के होली और दिवाली पर, होली जैसे दिवाली जैसे त्योहारों पर भी लोग जो है जहर बांट रहे हैं और मीठा है स्लो पॉइजन। सर्वोच्च न्यायालय बड़ी गंभीरता से इसको लिया। दूध में मिलावट पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और इसमें कोई शक नहीं कि मिलावट का यह धंधा पूरे देश में हो रहा है। मिलावटी दूध पर जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता, वहीं दूसरी ओर मिलावटी दूध के खेल पर आरटीआई के जरिए हुआ है बड़ा खुलासा। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पिछले 5 सालों के दौरान दूध के जितने भी सैंपल लिए, उनमें से तकरीबन 13% सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2008 से 2013 तक 593 सैंपल दिल्ली सरकार ने लिए। 593 में से 75 टेस्ट सरकारी मानकों पर फेल हो गए। 593 में से 11 टेस्ट में दूध की क्वालिटी घटिया पाई गई। हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली सरकार के इस टेस्ट में कई ब्रांडेड दूध की क्वालिटी भी खराब निकली। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि आरटीआई के जरिए पूछे सवाल में दिल्ली सरकार ने सवाल का जवाब नहीं दिया है कि सैंपल टेस्ट में फेल दूध में किस चीज की मिलावट की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां दूध में मिलावट का ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में दूध का क्या हाल होगा। सैलाब में तबाह हो चुके उत्तराखंड के लिए आज मौसम विभाग की तरफ से आई एक बुरी खबर। मौसम विभाग के मुताबिक 4 तारीख के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर है, लेकिन आज मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी करके उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सेना के जवानों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार के बाद राज्य में 16 और 17 जून जैसी भारी बारिश होने की संभावना है। करीब 500 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और राहत अभियान अभी जारी है। ऐसे में भारी बारिश से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 1 जुलाई को, उसमें लिखा है उन्होंने कि कुमाऊं में खतरा है। काश ये बात 16 तारीख को बता देते कि जनपद चमोली में खतरा है, तो हम लोग की बहुत मदद हो जाती। पिछली बार मौसम विभाग की चेतावनी पर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया था और बड़ी त्रासदी सामने आई थी। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य सरकार इस बार अलर्ट को अनसुना नहीं करेगी। उत्तराखंड में आई तबाही ने गांव के गांव उजाड़ दिए। अभी तक आपने सिर्फ तबाही के बारे में सुना होगा, पहली बार सामने आया उत्तराखंड के गांव की तबाही का वीडियो। महाप्रलय की इन भयानक तस्वीरों को जरा गौर से देखिए किस तरह गंगा के वेग में माचिस के डिब्बी की तरह बह गई गाड़ियां। पार्किंग में खड़ी इस बस की हालत देखते जाइए। पल भर पहले क्या था और अब देखिए क्या हाल हो रहा है। प्रलयंकारी धाराओं का वेग इतना ज्यादा है कि बस तिनके की तरह बहने लगी। कयामत का कहर इतना ज्यादा था कि किसी को संभलने का मौका न मिला। एक एक कर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां विनाश की भेंट चढ़ गई। ड्राइवरों तक की भी जिंदगी नहीं बच सकी। पानी के रास्ते जो कुछ आया तबाह हो गया। लहरों में बाजार नेस्तनाबूद हो रहे थे। पल भर में पूरी की पूरी मार्केट खत्म हो गई। देखिए किस तरह ये होटल और धर्मशालाएं धाराओं में समाते जा रहे हैं। शहर की बर्बादी की कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे का मंजर आप देख कर सन्ने रह जाएंगे। देखिए किस तरह मकानों को निशाना बना रही है लहरें। मौत की लहरों के आगे रेत की तरह बिखरते जा रहे हैं ये मकान। वहाँ जो 7 बजे बाजार खाली करने के लिए लोग तैयार हुए, इतने में 7 बजे थोड़ा पानी आया, उसके बाद 8 बजे ये पानी आया। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई, ऊपर ऊंचाई पर चल गए। वहाँ से मैंने ही भागने की कोशिश की, मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। तबाही के इस वीडियो को मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद किया है। जल प्रलय से बचने के लिए शख्स पहाड़ पर चढ़ गया था। यूपी के मेरठ में रहने वाले एक शख्स ने उत्तराखंड की तबाही में गुम हुए अपने परिवार के बारे में जानकारी देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की है घोषणा। परिवार के 3 सदस्य लापता हैं।
उत्तराखंड में आए जलजले में मेरठ के योगेंद्र वर्मा का परिवार भी कहीं गुम हो गया है। योगेंद्र अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे, लेकिन केदारनाथ में आए सैलाब में सब बिछड़ गए। योगेंद्र के मुताबिक वो हेमराज होटल में ठहरे हुए थे। अचानक सैलाब आ गया और सबको बहा कर ले गया। योगेंद्र ने किसी तरह पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। योगेंद्र अपने एक बेटे अमन के साथ सेना की मदद से सही सलामत लौट आए, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बेटों की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। दिन रात पहाड़ियों की खाक छानने के बाद भी अब परिवार के लोगों की कोई खबर नहीं लगी, तो योगेंद्र वर्मा ने अपने परिवार के लोगों की सूचना देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है। हमने बार इंक्वायरी करी, मगर कोई हेल्प मतलब इस तरह का कोई सूचना नहीं मिल पाई। अगर कोई भी देता है तो उसको मुंह मांगा इनाम मैं दे दूंगा, जो वो मांगेगा वही मैं दे दूंगा। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको अपनों के सही सलामत लौटने का इंतजार है। झारखंड में एक बार फिर सरकार बनाने का रास्ता साफ होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर जल्दी सरकार बनाने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सरकार बनाने के फॉर्मूले को लेकर सहमति बन गई है। सहमति के अनुसार जेएमएम नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में किए जाने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन टूटने के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है। 17 जुलाई को झारखंड में राष्ट्रपति शासन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियां इससे पहले सरकार बना लेने की कोशिश में हैं। सरकार बनाने के मुद्दे पर भी कुछ बातें हुई हैं। बहुत कोई निश्चित जो एक स्वरूप कहते हैं या प्रारूप कहते हैं वो अभी नहीं बना है। अगर कुछ होगा, आगे प्रगति होगी तो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत है। झारखंड में जेएमएम के 18 और कांग्रेस के 13 विधायक हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए उनको आरजेडी के 5, एमएसएस के 1 और 6 निर्दलीयों का समर्थन मिल सकता है। यही नहीं, बीजेपी से अलग होने के बाद अब जेडीयू के 2 विधायक भी सरकार को बाहर समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम दोनों दल मिलकर अपने सहयोगियों के साथ न सिर्फ सरकार बनाने में बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए भी तालमेल में जुटे हैं। वेस्टइंडीज में चल रही त्रिकोणीय श्रृंखला से टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाहर हो गए हैं। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते धोनी इस टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। धोनी की टीम से बाहर होने के बाद टीम इंडिया अपने युवा कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरी है। धोनी की कप्तानी में लगातार जीत का परचम लहराने वाली टीम इंडिया खुद विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। साथ ही टीम इंडिया पर अपनी साख बचाने का सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम है और अगर आज श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया जीत की पट्टी पर नहीं लौटती तो फिर ये टीम इंडिया की साख पर बड़ा सवाल होगा। साथ ही धोनी की गैर मौजूदगी में युवा ब्रिगेड को ये दिखाना होगा कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। विराट के लिए ये ट्राई सीरीज उनकी कप्तानी की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत वेस्टइंडीज के हाथों करारी शिकस्त झेल चुका है। ऐसे में धोनी के बिना इस पूरे टूर्नामेंट में खुद को साबित करने का दबाव विराट कोहली के साथ साथ हर खिलाड़ी पर रहेगा। राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार करोड़पति कंपाउंडर पर जैसे जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी काली कमाई का काला चिट्ठा खुलता जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार करोड़पति कंपाउंडर महेश चंद्र शर्मा के 3 लॉकर समेत दर्जनों बैंक खातों को सीज कर दिया है। जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को महेश शर्मा की अकूत संपत्ति के दस्तावेज हाथ लगे हैं। राजस्थान के तकरीबन 25 नर्सिंग कॉलेजों में हिस्सेदारी के साथ साथ महेश शर्मा ने अभी हाल ही में अपनी काली कमाई के जरिए मानसरोवर इलाके का आरएजी अस्पताल को 22 करोड़ में खरीदा था। जाँच में ये बात भी सामने आई है कि अभी 2 महीने पहले ही भारतीय नर्सिंग काउंसिल का सलाहकार बना था महेश शर्मा। इनके पास काफी प्रॉपर्टीज की हमारे पास सूचना थी, उसके बारे में भी जांच जारी है। काफी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज इनके पास होने की संभावना है। एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात की भी जांच कर रही है कि कैसे एक सेकंड ग्रेड कंपाउंडर को भारतीय नर्सिंग काउंसिल का सलाहकार बना दिया गया। मुंबई के कांदीवली में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शातिर ठग। ये ठग फ्रॉड के जरिए पहले पैसे कमाता था और उन पैसों से सामान खरीदकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बेच देता था। ऑनलाइन शॉपिंग के साइट्स ठगों के लिए चोर बाजारी के नए अड्डे बनते जा रहे हैं। पुलिस ने आज ऐसे एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो इन साइट्स के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर शख्स का नाम है चंद्रकांत गायकवाड़। पुलिस के मुताबिक चंद्रकांत ने कांदीवली इलाके की एक महिला से लोन दिलाने का वादा करके पहले मोटी रकम ऐंठ ली, फिर उन पैसों से एक मोबाइल और एक आईपैड खरीद कर ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पर बेच दिया। मुंबई पुलिस ने चंद्रकांत को महाराष्ट्र के अक्कलकोट के उनके गाँव मोहानी से गिरफ्तार किया है।
वे चीटर ही है। उसके पहले भी उसके खिलाफ 2012 में 2 मामले करौली पुलिस स्टेशन पे, दूसरा यूएसी पुलिस स्टेशन पे है ही चीटर। मुंबई पुलिस अब ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में जुट गई है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। एक बार फिर सामने आया है बिहार पुलिस का बर्बर चेहरा। बिहार के जमुई में एक शख्स को पुलिस रिमांड के दौरान ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया कि खून की उल्टी करते करते उसकी मौत हो गई। अपहरण के मामले में बिहार पुलिस ने मुन्ना सिंह नाम के एक शख्स को 20 जून को पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान गंभीर रूप से घायल मुन्ना का इलाज 24 जून से पटना के PMCH में चल रहा था। मुन्ना के घर वालों की माने तो रिमांड के दौरान मुन्ना के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और लाल मिर्च डाला गया था। साथ ही उसके बदन पर पूरी तरीके से लाठियां बरसाई गयी। सबसे बड़ी बात ये कि बर्बरता का ये घिनौना खेल जमुई SP की आंखों के सामने खेला गया। मुन्ना की मौत के बाद जहाँ जमुई में हंगामा बरपा हुआ है, वहीं बिहार सरकार ने पुलिस हिरासत में मारे गए मुन्ना के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पुलिस पर कार्रवाई हो, हम लोग बिखर गए। हमको देखिए इनको लड़का है, कोई है। बिहार सरकार मुआवजे के मलहम से मामले को ठंडा करने में लगी है। वहीं इस बर्बरतापूर्ण घटना ने बिहार पुलिस के पब्लिक फ्रेंडली की पोल खोल दी है। आंध्र प्रदेश में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूर्व प्रेमिका से शादी करने वाले टीचर की एक छात्र ने कर दी हत्या। तस्वीर में दिख रहे नवीन और सरिता की शादी अभी 10 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन नवीन को मालूम नहीं था कि ये शादी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूर्या और सरिता दोनों निजामाबाद के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे और नवीन कुमार उस कॉलेज में टीचर था। परिवार वालों ने सरिता की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी टीचर नवीन से कर दी। इस शादी से खफा सूर्या ने नवीन को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान बना लिया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नवीन को एक जगह मिलने के लिए बुला लिया। आरोपी सूर्या ने नवीन को गाड़ी की आगे वाली सीट पर बिठा लिया और पीछे बैठे दोस्तों ने नवीन के सर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फोन कॉल डिटेल की जांच के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी सूर्या और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में सरिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आर्मी ने एक सुसाइड बॉम्बर को अपने इरादे में कामयाब होने नहीं दिया। पहली बार किसी सुसाइड बॉम्बर को डिफ्यूज कर दिया गया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तबाही मचाने आया ये आत्मघाती हमलावर सेना के कब्जे में आ गया। हाथ में AK-47 और जिस्म पर बारूद बांध कर आए इस आत्मघाती हमलावर पर काबू तो कर लिया गया, लेकिन चुनौती इसके जिस्म में बंधे बम को डिफ्यूज करने की थी। जरा गौर से देखिए, बम स्क्वाड का एक सदस्य जमीन पर पड़े शख्स की तरफ किस तरह बढ़ रहा है और फिर कुछ इस तरह से फिदायीन हमलावर के जिस्म में बंधे बम को डिफ्यूज किया गया। इस दौरान फिदायीन ने कई बार सेना को धमाके की चेतावनी दी। किसी भी हमले से बचने के लिए सेना ने फिदायीन हमलावर के हाथ पर बांध दिए। बेबस होने के बाद आत्मघाती हमलावर रहम की भीख मांगने लगा। बम इस दौरान भी फट सकता था और हमलावर के साथ सेना के कई